हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मॉडर्न फिजिक्स का मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक में मॉडर्न फिजिक्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप रेडी करते जाइएगा। और इसको नीट वाला स्टूडेंट और आईआईटी वाले स्टूडेंट दोनों देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है क्या कर देता है, एकदम डिजिट टू डिजिट कॉपी कर देता है। किसमें? नीट में। इसलिए आपको बनाना जरूरी है और थोड़ा सा लेवल हाई बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जब हाई लेवल का बना लीजिएगा ना तो छोटा वाला कम लेवल का आईसी आपको चुटकी में बन जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा हाई लेवल बनाना दोस्तों क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर है ना? तो चलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन है। कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय फोटो sensitive surface depends on intensity of incident radiation। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? तो ये ऐसे ही फॉल्स हो गया। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में आप लोग पढ़े हैं एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही पर है ना, हाफ एम डी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी किसका होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो कहता है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है दोस्तों? वर्क फंक्शन होता है। और ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब कि मेटल के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कौन सा मेटल है। तो वर्क फंक्शन जो है ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया किसी मेटल के लिए। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी, एच भी प्लेइंग कांस्टेंट होता है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इंसिडेंट रेडिएशन का यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो किस पे डिपेंड करता है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पर। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स या ट्रू? दिस इज फॉल्स। क्लियर है? उसके बाद देखिए, कहता है इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अरे क्या हो गया? चलिए देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। The order of magnitude of density of nuclear matter is इतना। आपको मैं बता देता हूं कि ये था 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन। और थर्ड में देखिए, थर्ड का क्या है, रेडियस जो होता है न्यूक्लियर मैटर का क्या होता है, R0 इंटू ए टू द पावर 1/3। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, जैसे जैसे मास नंबर ज्यादा होगा। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर मास नंबर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए। वॉल्यूम कितना होगा, ये न्यूक्लियस जो होगा इसका वॉल्यूम लीजिएगा तो 4/3 स्फेरिकल नेचर का होता है इंटू पाई आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन ए टू द पावर 1/3। यहाँ पर R0 क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। और इसका वैल्यू जो होता है दोस्तों, R0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी होता है। फर्मी कहने का मतलब क्या होता है, 10 टू पावर -15 मीटर। क्लियर है? तो ये क्या होता है, यहाँ पर मास नंबर होता है। ए इज मास नंबर। क्लियर है? मास नंबर या टोटल न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर है? तो मास नंबर ये होता है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास नंबर टू द पावर 1/3। लेकिन डेंसिटी जो होता है दोस्तों कांस्टेंट होता है। डेंसिटी इसका क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। आप खुद समझिए,
वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो उसका मास भी तो उसी रेशियो में बढ़ते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। तो डेंसिटी जो न्यूक्लियर मैटर का जो होता है, ये होता है दोस्तों एक अप्रोक्सीमेटली जो होता है, ये अप्रोक्सीमेटली जो होता है 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है। बहुत हाई डेंसिटी होता है, देखिए 10⁻17 है, क्लियर है ना। तो 10⁻17 के ऑर्डर में होता है, यानी ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में होगा, यहां पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी जो लिखा हुआ है, ये इसके जगह क्या हो जाएगा 10⁻17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर कितना होता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब रहता है, तब ये सही हो जाता है। नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर कितना होना चाहिए 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वो भी क्या हो गया, फॉल्स, यानी ये भी आपका हो गया फॉल्स। क्लियर? चलिए, नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ये था, जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, ये असर्शन रीजन का आपका क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इफ द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इन एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड, एक्सरे ट्यूब आप लोग जानते होंगे इस तरह का होता है, ये एक्सरे ट्यूब है, इसमें एक कैथोड होता है, एक टारगेट होता है ना, एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। कहां से इमिट होता है, कैथोड से इमिट होता है, ठीक है। तो कैथोड से, कैथोड में इलेक्ट्रॉन का भंडार है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा तो क्या यहाँ जाएगा एनोड पर, यही टारगेट है। तो टारगेट पर स्ट्राइक करता है तो वही एक्सरे के फॉर्म में क्या होता है, एक्सरे के फॉर्म में रे निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है, एक्सरे के फॉर्म में। तो एक्सरे के फॉर्म में यहाँ से रे इमिट होता है। क्लियर है? तो कहता है कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड, द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डू नॉट चेंज। सही बात है। देखिए, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट पे, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट पर। और फिलामेंट करेंट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एंड फिलामेंट करेंट, एंड फिलामेंट करेंट, यानी करेंट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना? तो एटॉमिक नंबर ऑफ फिलामेंट करेंट पर डिपेंड करता है। कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। ये सही बात है। कुछ पार्ट जो है एक्सरे के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ हीट के फॉर्म में भी निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं डिपेंड करता है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये ना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट जो यूज किया गया उसका एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है और फिलामेंट करंट पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। Assertion is true, reason is true, reason is not correct explanation for assertion. क्लियर है ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।
तो याद रखिएगा एक्सलेटिंग पोटेंशियल पर वेवलेंथ ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्स रे डिपेंड नहीं करता। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक एक्स रेज यूजिंग टंगस्टन टारगेट इन एन एक्स रे जनरेटर द एक्सलेटिंग वोल्टेज शुड बी ग्रेटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई जो होता है क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू लिखिएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, यही होगा ना, क्लियर है। और E1 का वैल्यू आपको दे दिया है क्वेश्चन में, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इनर मोस्ट यही है इन टंगस्टन, तो इसका वैल्यू आपको दे दिया है दोस्तों 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है ना। अब E2 कितना हो जाएगा, तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपको दोनों का रेशियो ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, E2 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ये आपका 1 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3/4, क्लियर है, डिवाइडेड बाई E1 का वैल्यू आपको दे दिया है, और ऐसे भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 और 1/इंफिनिटी का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 हो जाएगा, यहाँ से E2 बराबर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू E1 कितना है दोस्तों 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो मतलब 10 +3, किलो मतलब 10 to power 3, 40,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 40 कट जाएगा 10 से तो 30,000 हो जाएगा ना, यानी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका एनर्जी कितना भरा जाएगा, यहाँ पर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए W बराबर क्या होता है, V होता है ना, तो यहाँ से देखिए ना V यदि 30,000 हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों 30,000, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 किलो वोल्ट, और यहाँ पर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया आपका एनर्जी हो गया, 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी फटाक से। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको मैं आ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, ये क्वेश्चन रहा, कहता है कि द रेडियो एक्टिव डीके रेट ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज फाउंड टू बी 10 to power 3 मतलब 1000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एट ए सर्टेन टाइम। आप खुद समझिए, R बराबर R0 इंटू कितना होता है, n के पावर 1/2 के पावर n होता है, यही होता है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्दर इसमें क्या करता है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज 1 सेकेंड, हाफ लाइफ आपको दे दिया है, ये n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, द डीके रेट आफ्टर 1 सेकेंड इज, मतलब 1 हाफ लाइफ पीरियड के बाद आपसे पूछ रहा है, आफ्टर 3 सेकेंड इज यानी 3 हाफ लाइफ पीरियड, निकल तो गया, बहुत आसान था। R0 क्या होता है, इनिशियल एक्टिविटी होता है दोस्तों, R0 क्या होता है, इनिशियल एक्टिविटी, और ये कितना दिया हुआ है 1000 डिसइंटीग्रेशन
पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना है 1 सेकेंड के बाद, तो n का वैल्यू कितना पुट करना होगा, t हाफ आपको दे दिया है, हाफ लाइफ कितना दिया है 1 सेकेंड, तो n का वैल्यू कितना पुट करना होगा 1। n क्या है हाफ लाइफ दिया जाता है, r बराबर कितना हो जाएगा r नॉट 1000 इंटू 1/2 का पावर 1, ये 500 हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्लियर। अब n का वैल्यू कितना लेना है 3, मतलब 3 सेकेंड बाद देखना है, यानी 3 हाफ के बाद, 3 हाफ के बाद n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। 3 हाफ लाइफ के बाद तो कितना हो जाएगा r बराबर 1000 1/2 टू द पावर 3, मतलब नीचे हो जाएगा 8, 1000/8, तो हो जाएगा 1 और 2 और ये 5। इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्लियर है ना। ये आपका हो गया 3 सेकेंड पर और 1 सेकेंड पर, आंसर हो गया। तो क्या क्या भरा जाएगा इसमें, चलिए देखिए, इसमें आप भर दीजिएगा कितना आया था 500, और इसमें 125 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड कर दीजिएगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यूनिट दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए ये हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑन, लिनियरली मतलब वेरिएबल पावर कितना होना चाहिए दोस्तों 1 होना चाहिए। तो इसका ध्यान दीजिए इधर, यही जानते हैं ना एच न्यू बराबर कितना लिखते हैं, सॉरी चलिए ठीक है, एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालिएगा तो एच न्यू, देखिए एनर्जी जो आया कुछ पार्ट उसको, वर्क फंक्शन क्या होता है जस्ट इमिट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, यानी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वर्क फंक्शन होता है, और बाकी जो एनर्जी बचा उसके काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा बढ़ाएगा। तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये तो किसी खास मेटल के लिए कांस्टेंट होगा नहीं, ये किसी खास मेटल की कांस्टेंट, तो न्यू जिसका ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो देखिए तो वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ वेरिएबल है न्यू और के, तो वेरिएबल का पावर 1 रहता है तो लिनियरली होता है, लिनियरली, तो यहाँ लिनियरली डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्या बढ़ा जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है ना, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये देखिए IIT 1983 में पूछा है, 1983 में पूछा है ये, और ये 1984 में पूछा है। तो देखिए IIT का क्वेश्चन जो पुराना भी है सब आप रेडी कर जाइए। तो यदि आप रेडी कर जाते हैं तो इसी में से क्वेश्चन यार ऊपर कहाँ से पैदा करेगा, क्वेश्चन इसी में से न उठा करके डालेगा, तो इसी में से उठा करके सिमिलर टाइप का क्वेश्चन डालेगा। क्लियर है ना। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन बैंक को एकदम मत दीजिए, और देखिए आप जाइए IIT और नीट में एकदम गर्दा उखाड़ दीजिएगा, पूरा अच्छा से बनाइएगा। क्लियर है ना। और नीट वाले लोग जेईई मेंस वाला क्वेश्चन और ये नीट वाला जरूर कीजिएगा, और IIT वाला पूरा कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, एडवांस सब कर लीजिए तो आप और तगड़ा हो जाइएगा। छोटा वाला क्वेश्चन एकदम चुटकी में उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए कंसेप्ट मेन आना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट देखिए, अब इसी को देखिए ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाएगा तो क्या कर देगा, यहाँ से गैपिंग हटा देगा, केवल लिखेगा द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट linearly dependent on ऑप्शन में दे देगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नहीं तो फ्रीक्वेंसी वाला में टिक मार देंगे।
यही क्वेश्चन है, इसी को मॉडलाइज करके वहां पर पूछ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन 8 नंबर। क्या कहता है कि इन द यूरेनियम रेडियोएक्टिव सीरीज द इनिशियल न्यूक्लियस इज, इनिशियल आपको दे दिया है कितना, U238 और ये 92, मास नंबर को यहाँ भी लिखा जाता है। कहता है कि द फाइनल न्यूक्लियस, फाइनल आपको दे दिया है कितना, U82 और ये है 206। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि व्हेन द यूरेनियम न्यूक्लियस डिकेज टू लीड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड इज, टोटल कितना अल्फा पार्टिकल इमिट होगा ताकि इतना आ जाए, एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा का क्या निकालना है आपको, संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, एक जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो ये हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है। किसका होता है, हीलियम न्यूक्लियस का। तो मास नंबर 4 घटेगा दोस्तों, और एटॉमिक नंबर कितना घटता है, 2 घटता है। क्लियर है। लेकिन अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता, सॉरी बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, लेकिन मास नंबर पर कोई चेंजिंग नहीं आता। ये बात तो आप जानते हैं। हमको अल्फा पार्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो शुरू में इतना एटॉमिक मास था, अब इतना हो गया, यानी एटॉमिक नंबर इतना शुरू में था, बाद में इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा, घटा कितना, 238 माइनस 206, और एक अल्फा पार्टिकल का मास 4 है, तो 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स नहीं निकल जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स। ये भाग दे दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 32 आ गया, और ये 8 हो गया, 8 अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। तो 8 अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 8 दूनी का 16 एटॉमिक नंबर भी घटेगा नहीं, तो 16 एटॉमिक नंबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से 16 घटा दीजिए, 92 माइनस 16, 8 दूना का 16 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, इसमें से 16 घटाइएगा तो 6 और 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, यानी 76 हो जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद। लेकिन एटॉमिक नंबर 82 पहुंचाना है, तो एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो कितना होता है, एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो इसमें कितना जोड़िएगा ताकि 82 हो जाए, 6 जोड़ेंगे, मतलब कि 6 अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 6 एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से दोस्तों कितना हो गया, 76 प्लस, मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल n है, कितना जोड़ेंगे ताकि 82 हो जाए, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है ना। ये आ गया आपका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, सॉरी बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। एक बीटा पार्टिकल निकलने में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा, जितना शॉर्ट में क्वेश्चन बने उतना ही बेहतर है। क्लियर है। चलिए, तो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो गया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिए हैं क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही था, देखिए जल्दी से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, क्या कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग एनोड ऑफ एक्स-रे, बताए थे उसको कूलिज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलिज ट्यूब। जिस ट्यूब में एक्सरे जनरेट किया जाता है उसको कूलिज ट्यूब बोलते हैं। तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इजेक्ट होगा। क्लियर है ना। तो एनोड की तरफ जाएगा, वही एनोड क्या है, टारगेट का काम करता है। क्लियर है। कहता है कि स्ट्राइकिंग द एनोड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द एनोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, एक्सरे का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टकराएगा तो एनर्जी ज्यादा ना निकलेगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, intensity of X-ray increases while when the speed of electrons striking
द एनोड आर इंक्रीज्ड कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा मिनिमम लेमडा कट ऑफ इज इक्वल टू लेमडा नॉट मान लेते हैं, और 1240 होता है, सॉरी 12400 बाई भी। ये किस में होता है? वोल्ट में होता है दोस्तों, ये होता है। ऐसे ही ये वैल्यू होता है 12375 होता है बाई भी। तो लगभग हम लोग 400 लिख देते हैं कैलकुलेशन आसान के लिए। कैलकुलेशन आसान के लिए क्या लिख देते हैं? लगभग 400। क्लियर है? अब यहां से देखिए लेमडा नॉट जो है कट ऑफ वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? पोटेंशियल है। क्लियर है ना? भी है। ये हो गया आपका कट ऑफ वेवलेंथ। या मिनिमम वेवलेंथ लिखेंगे, इसी को आप लेमडा मिनिमम से दिखा सकते थे, नहीं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए भी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा? W बराबर EV होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, भी बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, नहीं भी बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। कहता है व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग एनोड आर इंक्रीज्ड, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्राइक कर रहा है उसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा होगा कब? जब भी बढ़ रहा होगा। अरे W बराबर क्या होता है? EV होता ना है, तो भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ा, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? बढ़ा, तो स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, नहीं। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीजेज। कट ऑफ वेवलेंथ डिक्रीजेज। क्लियर है? यानी स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड कब बढ़ेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा? लेमडा नॉट घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो लेमडा नॉट क्या होगा? घटेगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है। ये 1986 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन तो आपको बताने का जरूरत है नहीं। क्या है? एटम्स हैविंग सेम बट डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, ये जानते हैं ना आप? आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में क्या होता है दोस्तों? सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। यही होता है ना? लेकिन यही आपका आइसोटोप्स हो गया। आइसोबार्स जब कहा जाए तो इसमें क्या होता है? सेम मास नंबर हो जाता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाता है, पता है ना? तो आइसोबार में सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। तब आपको यहाँ से आंसर क्लियर हो गया होगा। कौन सा होगा? आइसोटोप्स होगा। और आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में सेम मास होता है, तो इसमें क्या लिखेगा? सेम एटॉमिक नंबर, और इसमें सेम डिफरेंट मास नंबर। ठीक है? आर कॉल्ड आइसोटोप्स। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करता है। 11 में कहता है कि व्हेन बोरोन न्यूक्लियस
इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से इसको क्या कर रहा है, बम्बार्डेड किया जा रहा है। तो बोरोन न्यूक्लियस आपको दिया हुआ है, इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। तो न्यूट्रॉन का मास 1, क्लियर है ना। और यहां से, और एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर, यही होता है ना। तो इससे बम्बार्डेड किया जा रहा था, बम्बार्डेड बम, एक तरह के समझिए तोड़िए ना, हथौड़ा चला रहा है, तो तोड़िएगा तो टूटेगा ना। इससे जो है अल्फा पार्टिकल निकला है, देखिए ना क्वेश्चन में कर दिया है, bombarded by neutrons alpha particles are emitted, the resulting nucleus is of the element and has mass number। resulting जो न्यूक्लियस होगा क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल इमिट होगा प्लस अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो कितना हो जाएगा, अब जो है मास नंबर 4 घटाइए, और एक ये था टोटल, इधर मास नंबर क्या है 10 है 11, उसमें से 4 घटा दीजिए, तो 11 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। एटॉमिक नंबर 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो ये किसका होता है, 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है ना, बंद हो गया। किसका एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का। ये रहा आपका अल्फा पार्टिकल, क्लियर। तो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लिथियम, और उसका मास नंबर कितना हो जाएगा 7। तो एलिमेंट हो गया यहाँ पर लिथियम, कहाँ गया, इसका मास नंबर 7, वो तो गया, क्लियर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से फटाक से, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ये मिलकर के मास नंबर बनता है, क्लियर है। तो पर न्यूक्लियन मतलब कि इसमें से मान लेते हैं कि ये 100 है, तो उसमें से एक का बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 4 ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन किसको कहते हैं, जिसका मास नंबर 2 होगा और एटॉमिक नंबर 1। तो यहाँ पर ड्यूट्रॉन यही है ना, कहता है इसमें आगे कि एंड हीलियम, हीलियम का भी दिया हुआ है, ड्यूट्रॉन का भी दिया हुआ है, क्लियर है। पर न्यूक्लियन दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। 2 ड्यूट्रॉन्स, इसका मास नंबर को यहां भी लिखा जाता है, ये हीलियम को बना रहा है। फोर इधर रखिए चाहे इधर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज होता है। ये कितना 2, क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर टोटल एनर्जी ड्यूट्रॉन वाला का कितना हो जाएगा 2 इंटू, देखिए एक न्यूक्लियन, इसमें 2 न्यूक्लियन है ना, 2 पहले से गुना है तो 2 2 4 में टोटल हो जाएगा, इंटू एक का है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 4 न्यूक्लियन है और एक का है 7, तो कितना हो जाएगा ये 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और यही दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा दोस्तों, एनर्जी रिलीज बराबर 28 माइनस ये कितना आ जा रहा है 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, घटा दीजिए 6, यहाँ पर बच जाएगा 7 और 7 में से 4 घट जाएगा 3,
और ये 2 का 2 रह जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो गया, इतना एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अल्फा लाइन इमिटेड बाय ए हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट इज 0.32। इसका वैल्यू कितना दोस्तों दिया हुआ है, 0.32। मतलब के अल्फा का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, लेम्डा के अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.32 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना? क्या जानते हैं, 1 बाई वेवलेंथ है नहीं, तो ये आपका वैल्यू आपको क्या कर दिया, दे दिया। के अल्फा का वैल्यू 0.32 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको के अल्फा कितना दिया हुआ, 0.32 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हुएगा, 1 बाई लेमडा के क्या होता है, बराबर RZ माइनस बी, RZ माइनस बी होल स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। यही होता है ना। फॉर के सीरीज बी का वैल्यू 1 होता है। ऐसे भी इससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको रेशियो करेंगे तो सब कट जाएगा। यहाँ से 1 बाई लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। क्लियर? देखिए के अल्फा कब होगा, जब ट्रांजिशन जो होगा कहां से कहां, n का वैल्यू 2 से n का वैल्यू 1 पर होगा। तो ये दे देगा क्या दोस्तों, के अल्फा दे देगा। क्या दे देगा, के अल्फा। और के बीटा कब देगा, जब n का वैल्यू 3 से n का वैल्यू 1, यानी थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के बीटा देगा। अब थर्ड से फर्स्ट जाएगा तो एनर्जी ज्यादा ना रिलीज होगा। एनर्जी जिसका ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, एनर्जी जिसका ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम। मतलब लेमडा के बीटा जो होगा ये लेस देन होगा लेमडा के अल्फा से। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। हमको लेमडा के बीटा देना है, निकालना है। तो क्या लिखेंगे, लेमडा के बीटा लेमडा के अल्फा इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अल्फा वाला ऊपर होगा नहीं, तो 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N3 का स्क्वायर। N1 कितना, 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई N1 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, ये 1 होगा, 4 माइनस 1 3 बाई 4, ये दोस्तों 9 है, 9 माइनस 1 8 बाई 9 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से लेमडा बीटा आप निकाल लीजिए, जो रहेगा आंसर हो जाएगा। तो लेमडा के बीटा इज इक्वल टू 3/4 और ये हो जाएगा 9/8 इंटू लेमडा के अल्फा। तो लेमडा के अल्फा आपको दिया हुआ है कितना, 0.32 एंगस्ट्रॉम। 0.32 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए, कटेगा तो कोई तो कट ही नहीं रहा। तो 27 डिवाइडेड बाई और चौका 32 कैंसिल हो जाएगा ना, ये मतलब कि आ जाएगा 27
इंटू 0.01, क्लियर है? आ जाएगा 0.27 एंगस्ट्रॉम। देखिए वेवलेंथ कम गया कि नहीं? कम गया। तो जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा होगा वैसे वैसे वेवलेंथ कम होगा। तो ये केस सीरीज का था, जब N2 से 2 से 1 पर जंप करेगा तब होगा। जैसे 2 से 1 पर जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा ना एक्सरे के फॉर्म में, उसको हम लोग के अल्फा, और जब 3 से उस पर जाएगा तो के बीटा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? यहाँ पर भरा जाएगा 0.27 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मीटर में लीजिएगा तो 10⁻⁻10 मीटर। अब 1 फर्मी बताए थे, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये सब याद रखिएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। मॉडर्न का क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भेजा ना, तो ये मॉडर्न का क्वेश्चन आपको चुटकी में बन जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स से डरना नहीं है, इससे आप फाइट कीजिए, और जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप रेडी करते जाइए। उसको खुद जा करके कई बार वीडियो को देख करके समझ करके उसको बनाइए, फिर अपने से भी बनाइएगा, और उसके बाद देखिए आप फिजिक्स का हीरो बन जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जितना आपके पास फ्रेंड्स लोग हैं सबको शेयर कीजिए ऑल ओवर इंडिया, और सबको हेल्प कीजिए। देखिए हेल्प करना जो है अपने से अब ज़्यादा जितना बने उतना हेल्प सबको कीजिए। हेल्प करने से आपका भी धीरे धीरे तरक्की होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे बात को अच्छे से समझे होंगे, और 100% मेरे पे बिलीव करके काम कीजिए। आपको क्या मैंने बताया था कि जितना IIT का क्वेश्चन है वो सब बना दीजिए नीट का। बाकी फालतू किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, ये बुक ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं। इंस्टीट्यूट का मटेरियल में तो कहीं कहीं आपको एरर भी मिलेगा, वो केवल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए वैसा पॉलिसी बनाया जाता है। तो वो सबसे दूर हटिए, और नीट का क्वेश्चन बैंक और IIT का क्वेश्चन बैंक इतना आप करके जाइए एग्जाम में, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।